नमस्ते दोस्तों, हेलो वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रीति के व्लॉग। और दोस्तों, आज जो मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ वो कोई व्लॉग नहीं है। वो हम एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो हमारे साथ हुआ था। उसके बारे में हम आप लोग को भी बहुत कुछ बताना चाहते थे काफ़ी टाइम से, बट हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट आज हमने सोचा क्यों ना उस वीडियो को आपके साथ शेयर किया जाए। और वो वीडियो है रिगार्डिंग हरीश के एक्सीडेंट से। तो आप लोग को जैसा कि पता ही है कि लास्ट मंथ हरीश का एक्सीडेंट हुआ था खटीमा में। जो भी लोग खटीमा के हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा ये चीज़। और ये चीज़ें कैसे हुई, कैसे बिगड़ी और क्या क्या हमारे साथ हुआ, वो सब हम आप लोग के संग शेयर करना चाहते हैं। हालांकि अभी हरीश बिल्कुल फिट एंड फाइन है। उनके जो टाँके हैं, जो सूचर्स हैं, वो भी निकल चुके हैं 25 को। और बस अभी एक ड्रेसिंग रहती है जो 30 तारीख को होनी है, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं शुरुआत करूँगी 18 तारीख से, जिस दिन हरीश का एक्सीडेंट हुआ था रात को। 18 की नाइट। हाँ, 18 की नाइट रात को एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद आप लोग को पता ही है, मैं दिल्ली में थी और हरीश होम टाउन गए हुए थे। और वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पे खटीमा के जो लोग हैं उन्हें पता होगा कि आसपास ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे मतलब प्रॉपर बड़ा ट्रीटमेंट मिल सके। और हरीश को जो हरीश का जो एक्सीडेंट हुआ था, जो सांड ने इनको मारा था, तो पूरा यहाँ पे रिप्स के नीचे पूरा एक बहुत बड़ा, मतलब आप बोल सकते हो 3 सेंटीमीटर का पूरा एक, स्केल 15 की होती है ना। हाँ, उतना एक पूरा घाव बन गया था। और उसकी जो सींग होती है ना, वो अच्छी तरह अंदर तक चले गई थी, लेकिन उस टाइम पे उतना पता नहीं था। तो हम पास के ही, मतलब हम नहीं, दीदी लोग पापा लोग वहाँ पास के ही हॉस्पिटल में उनको लेके गए इनको। और वहाँ पे डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। उनने इसको एक पेन किलर और एक टिटनेस जो कि लगाना ज़रूरी होता है वो लगाया। और इनके ना जो घाव था उसमें सूचर करके इनको आगे रेफ़र कर दिया। हमारे खटीमा में अधिकतर लोग, मतलब आधे से ज़्यादा 70 to 80% लोग एक ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जो हमारे घर से मतलब 2 से 3 घंटे की दूरी में है। लेकिन वहाँ पे सुविधाएं तो हैं, लेकिन बहुत सारी लापरवाही भी है। और वो हॉस्पिटल कौन सा है वही हम आपको आज बताना चाहते हैं। क्योंकि मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी। और उस चीज़ के लिए मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी कि इनने मेरे को मेडिकल लाइन में डाला। तो उस वजह से क्या होता है ना, एक फैमिली में अगर आपके घर में कोई भी मेडिकल लाइन में होता है ना, तो बहुत सारी आपको उसकी उसके फ़ायदे मिल जाते हैं। क्योंकि जिस इंसान को नॉलेज होती है मेडिकल लाइन की ना, उसको पता होता है क्या चीज़ें सही हो रही हैं क्या नहीं। तो जिस हॉस्पिटल में इनको ले जाया गया एम्बुलेंस से रात को, वो वो हॉस्पिटल, एक इकलौता ऐसा हॉस्पिटल है हाँ, जहाँ पर पूरा खटीमा इवन पिथौरागढ़ वहाँ पे रेफर किया जाता है। और मैक्सिमम अभी तो फिर भी रुद्रपुर साइड में काफ़ी हॉस्पिटल खुल गए हैं। बट वो एक ऐसा हॉस्पिटल था बरेली का जो सबसे ज़्यादा बहुचर्चित बोल सकते हो उसको, बहुत ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा रेफर वहीं होते हैं। उसका रीज़न क्या रहता है वो भी हम आपको आज बताएंगे। हमें कई फीडबैक मिले उस हॉस्पिटल के रिगार्डिंग। आफ्टर माई ट्रीटमेंट गोज रॉन्ग, सब चीज़ें बिगड़ गई थी। क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मेरा ट्रीटमेंट गलत हुआ तो था। आप लोग भी ठीक उससे है। जागरूक हो सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगता और वो वापस रिपीट उसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जबकि वहाँ पे बहुत सारे केस खराब हो जाते हैं। तो इनको जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया, पहले दिन 19 की मॉर्निंग में इनका सिटी वगैरह कराया गया। इनका जो एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से गिरे थे, बट इनका जो सिटी कराया गया सिर्फ एब्डोमेन का कराया गया। जबकि कायदे से पूरा होल सिटी होना चाहिए था इनका, चेस्ट का भी होना चाहिए था। बट खाली एक्सरे कराया। और एक्सरे में जो लोग मेडिकल लाइन से, उनको पता होगा कि उतना अच्छे से नहीं दिखता, नहीं पता लगता कि कोई फ्रैक्चर है या नहीं। तो एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल था। तो सबको ऐसा लगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर सीटी कराया एब्डोमेन का, तो वो भी नॉर्मल आया भगवान की कृपा से। मतलब ऐसा था कि घाव तो डीप था, लेकिन ज़्यादा अंदर कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई थी। वो बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। तो मैं सुबह 7:30 बजे वहाँ पहुँची हूँ बरेली में। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने पूरा एक दिन, मतलब 19 का पूरा दिन हम लोगों ने, हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया गया। मतलब कि डॉक्टर आए, सर्जन आए, उनने इनको देखा, जो सूचर्स थे उनको हटाया, फिर पूरा इंजरी को चेक किया। बट उस दिन कोई ड्रेसिंग नहीं हुई। नॉर्मल एक गॉज पैड जो होता है, बस उसको रख के उसमें टेप लगा दिया गया। जबकि इस बारे में मैंने बहुत बार ऑब्जेक्शन भी उठाया, मैंने 2-3 बार पूछा भी वहाँ पे जो पीजी वगैरह डॉक्टर थे, बट किसी का कोई रिस्पांस नहीं था, स्टाफ का कोई रिस्पांस नहीं था, कुछ भी नहीं था। और फिर हमारा टीपीए पैनल था वहाँ पे, तो हमारा उस टाइम पे अप्रूवल भी नहीं आया था। तो हम लोग जनरल वार्ड पे थे, मतलब जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट थे। तो वहाँ पे मतलब
गंदगी भी इतनी थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। गंदगी मतलब जो एक हाइजीन मेंटेन होना चाहिए हॉस्पिटल में वो मेंटेन नहीं था। बट जैसे तैसे हम लोगों ने 19 की रात वहाँ पे काटी और नेक्स्ट डे हमारा अप्रूवल आ गया था। देन हम शिफ्ट हो गए थे प्राइवेट वार्ड में। और दूसरे दिन ये था कि इनका ओटी होना था। पहले डॉक्टर ने, जो सर्जन थे, उन्होंने मुझे ये बोला था कि इनकी एक माइनर ओटी होगी या दो माइनर, ओटी होनी है। हाँ माइनर ओटी में लेके जाएंगे, नॉर्मल ड्रेसिंग वगैरह होगा और कुछ नहीं करना है। बट इनको एनपीओ रखना था। वहाँ के डॉक्टर इतने लापरवाह कि उन्होंने कुछ नहीं बताया। हालांकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो मुझे पता है कि ओटी से पहले पेशेंट को एनपीओ रखना होता है। बट मुझे टाइमिंग नहीं पता थी ओटी की कि वो मॉर्निंग में करेंगे, इवनिंग में करेंगे, कब उनको ओटी करनी है मुझे नहीं पता था। अगर अर्ली मॉर्निंग ओटी है मुझे पता होता, मैं खुद इनको, वहाँ के स्टाफ ने इनको खुद बोला कि आप नाश्ता कर लो, तो इनने नाश्ता कर लिया। तो ओटी और डिले हो गई। तो हमारा जो ओटी मॉर्निंग में होना था वो 3 बजे, 2 बजे के बाद हमारी ओटी हुई। उसके बाद ओटी में ले जाया गया ओटी पहले। भी क्या मेजर ओटी हुई? हाँ, पहले ये बोला गया था कि माइनर ओटी में होगा, बट बाद में पता लगा कि मेजर ओटी में एनेस्थीसिया के थ्रू। चलो वो तो ठीक है, वो होना ही था क्योंकि इनका घाव काफ़ी डीप था। तो वहाँ पे जो ओटी वगैरह हुई, वहाँ पे ओटी करवाई, वहाँ पे मुझे भी अंदर बैठाया गया और इनका ओटी हो गया था, सक्सेस हो गया था। तो हम लोगों को भी लगा कुछ ऐसा है नहीं। और वहाँ के जो डॉक्टर थे, मतलब वो वैसे तो ठीक थे, बट एक जो पेशेंट के अटेंडर को जो एक तसल्ली देनी होती है, उनसे बात करनी होती है कि हाँ भाई हमने पेशेंट की ओटी कर दी है, अभी ये चीज़ें होनी है। क्योंकि जो मेरा हॉस्पिटल है वहाँ पे जब भी ओटी होती है, डॉक्टर बाहर आके अटेंडर को अच्छे कंसर्न से, रहता है। हाँ, एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पेशेंट का ये ऑपरेशन हो गया है, अभी आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, जो भी है। बट मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं, सर्जन ने ओटी करी और सीधा ओटी से बाहर निकल गए। जबकि मैंने बस उनको एक क्वेश्चन किया कि सर सब ठीक है, बस उन्होंने बोला हाँ सब ओके है। वो एक ओवर ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लगा, हम्म, पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस। जो वो मुझे अब फील हुआ जब मेरा ट्रीटमेंट गलत हुआ था, वो कैसे हुआ था वो मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप सोचते हैं डॉक्टर हमसे ज़्यादा जानता है, तो वो जो भी कर रहा है वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कभी भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपका सबसे पहला कंसर्न रहता है कि मैं ठीक होकर हॉस्पिटल से घर जाऊँ हम्म, जल्दी। सबसे सबसे पहला ये रहता है, खासकर जब आपका हॉस्पिटल आपके घर से काफ़ी दूर होता है, करेक्ट। तो उसमें ये चीज़ होती है, कायदे से ये था, उन्होंने हम मेरा ऑपरेशन किया। इवन 11 टाँके उसमें आए थे, जो टाँके आए थे 11, तो आप समझ सकते हैं 11 टाँके ऐसे ही नहीं आते हैं, ठीक है। जिसमें से जो लगभग 5 से 6 टाँके थे वो ऐसी जगह पे थे जो वुंड था, मतलब जो घाव था वो काफ़ी गहरा था, लगभग 1 इंच रहा होगा वो और घाव डॉक्टर गहरा। ने इवन हमें ये भी नहीं बताया कि उन्होंने अंदर भी टाँके स्टिच किए हैं। वो तो हमें दिल्ली आने के बाद पता लगा कि किसी भी अंदर से भी स्टिचेस हुए किसी भी हैं। रिपोर्ट में, किसी भी डिस्चार्ज समरी में डिस्चार्ज कुछ भी समरी मेंशन में नहीं ये था। नहीं था कि इंटरनल जो सूचर हैं वो भी हाँ, प्लेस किए हुए हैं। वो हमें यहाँ दिल्ली आकर जब पता लगा, जब केस हमारा खराब हो गया था। तो 19 से हम लोग 22 तक वहाँ रहे। 22 को डॉक्टर ने कहा बिल्कुल फिट एंड सबसे फाइन है, इनको घर ले जाओ, सब ठीक है नॉर्मली। जबकि इनके जहाँ पे घाव था ना, वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग भी थी, बट डॉक्टर ने कहा वो सूचरिंग करी हुई है इस वजह से है। जबकि कायदे से उसमें ड्रेन डलनी चाहिए थी। हालांकि मेरे माइंड में एक बार आया भी, बट मुझे लगा हो सकता है डॉक्टर ने अच्छे से देखा होगा, उनको लगा है कि नहीं है। क्योंकि जो डिस्चार्ज समरी थी उसमें डिब्रालमेंट विथ लवाज लिखा था। लवाज मतलब जिन जो मेडिकल लाइन में उनको पता होगा, लवाज मतलब जो भी अंदर का एक्स्ट्रा वो उसको फ्लूइड होता है साफ उसको कर दिया निकाल दिया जाता है। जाता है। बट डॉक्टर ने कोई ड्रेन व्रेन नहीं निकाली। हम 22 को घर आ गए एम्बुलेंस करके। उसके बाद डॉक्टर ने कहा आप घर पे ड्रेसिंग करो और 2 हफ्ते बाद आप टाँके कहीं भी खुलवा लेना। तो इस वजह से हम कंसर्न थे कि एकदम से दिल्ली ना जाए, मतलब थोड़ा सा इनके टाँकों को टाइम दें, उसके बाद दिल्ली जाए। तो हम लोग 30 तारीख को तो दिल्ली आए। कोई गहरा जख्म लगता है तो उसमें एक टाइम पीरियड रहता है, 4 से 5 दिन या हफ्ते तक का, जिसमें से ब्लड ना रिस्क ना, आप समझ सकते हो, धीरे धीरे निकलता ही निकलता है। तो उसके लिए ड्रेन लगाना बहुत जरूरी होता है ताकि खराब ब्लड धीरे धीरे निकले, इवन अगर टाँके भी लग जाते हैं। हमारा ये था कि चलिए डॉक्टर अच्छा खासा डॉक्टर है, सब तारीफ कर रहे हैं, सीनियर सर्जन है, तो सब कुछ ठीक रहेगा। जब हम घर पर आए, सारा कुछ ठीक था, ड्रेसिंग ये हर दूसरे दिन में करती थी बट क्योंकि उसमें ना थोड़ा डिस्चार्ज निकल उसमें रहा था। तो मैंने अपनी इंचार्ज से बात करी, वहाँ इंचार्ज ने यहाँ डॉक्टर से बात करी। तो फिर मेरी इंचार्ज ने भी बोला एक काम करो तुम दिल्ली ले आओ इनको, क्योंकि सब लोगों को पता है मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो मेरे हॉस्पिटल में एक जाने माने सर्जन है, तो मैंने सोचा उनको दिखा के टाँके खुलवाए जाए। तो टाँके खुलवाने जिस दिन मैं इनको लेके गई 1 तारीख को, मैंने सर्जन को, सर को, जो जाने माने बहुत एक्सपीरियंस सर्जन है, डॉक्टर रजत सर, उनको दिखाया। तो उनने बिल्कुल बाहर से देखते ही इनको बोल दिया इवन कि बिना बिना उन्होंने को टच टच भी नहीं किए, किया उन्होंने उन्होंने। देखते बोल हाँ, दिया इसमें कलेक्शन है, उन मुझे गड़बड़ लग हाँ, रही है। उनने ये बोल दिया कि बेटा इसमें कलेक्शन है,
और इसमें अभी स्वेलिंग आया है, मैं पहले इसको खोल के चेक करूँगा। और वही बात सच हुई, जब उन्होंने वहाँ के टाँके खोले, ऊपर के टाँके तो सूख चुके थे, वो निकाल दिए थे सर ने, बाकी के 6 से 7 टाँके जब उन्हें खोले, जो मेन पार्ट था जहाँ पे इनकी इंजरी हुई थी, वहाँ से पूरा फ्लूइड निकला। सर ने मेरे को अंदर बुला के दिखाया इवन कि देखो इतना कलेक्शन है, तो सर ने कहा इनको रीएडमिट करना पड़ेगा। और उस टाइम पे मेरा माइंड बिल्कुल सन्न हो गया था, गाइस मतलब मैं बता वो नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ। या तो उन्होंने ड्रेन करना चाहिए था या कुछ दिनों तक ड्रेसिंग करनी ड्रेसिंग चाहिए। करनी चाहिए थी उसको, उस घाव को हेल्दी बनाना चाहिए था, तो उसके बाद उस पर टाँके लगते हैं ताकि उसके बाद इंटरनली कुछ ना निकले। उसके बाद जब मैं 1 जुलाई को एडमिट हुआ, पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकते, बट हमारे 1 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक ड्रेसिंग हुई है जो सर ने की है बहुत प्रॉपरली। उन्होंने तब उससे तक वो पहले सर ने एक डिब्रालमेंट भी करा, और जो भी गॉज पीस वगैरह डाल के सर ने अच्छे से इनकी 11 दिन तक ड्रेसिंग करी। हम लोग पूरा 12 दिन दोबारा से रीएडमिट हुए हैं अब मेरे हॉस्पिटल में, और वहाँ पे भी हमें इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। मेरे आपको पता ही है, हमारी छोटी बेटी है, पापा को भी घर से आना पड़ा, मम्मी यहाँ पे थी, तो मतलब मेरा ये टाइम टेबल हो गया था, मेरे को जॉब भी करनी है, इनको भी देखना है और घर भी देखना है, मतलब मम्मी भी काफ़ी परेशान, सब परेशान हो गए थे सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। बट मेरे हॉस्पिटल के सभी लोगों ने इतना मेरा सपोर्ट किया, सब ने इतना साथ दिया, सब ने कॉपरेट किया, और सर ने भी बहुत कॉपरेट किया। 11 दिन तक सर ने कहा बेटा मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार इनका ये कलेक्शन भर चुका है, तो हम ड्रेनेज करेंगे। लेकिन जब एडमिट हुए सर ने डिब्रालमेंट किया, तो सर ने बोला ड्रेनेज की ज़रूरत नहीं है, हम डेली ड्रेसिंग करके इसको पहले हेल्दी बनाएंगे, देन उसके बाद हम सूचरिंग और करेंगे। वही सही तरीका था ट्रीटमेंट का जो पहले नहीं किया गया। वो मैं आपको पहले ही बताया, वो ओवर कॉन्फिडेंस भी था, लापरवाही भी थी, सब कुछ था। और इवन सर ने हमें ये तक बोला कि बेटा आपने लेट कर दिया, आपको मैक्स मतलब कम से कम 10 एक दिन हफ्ता या 10 दिन पहले मेरे पास आ जाना चाहिए था। बाद 12 तारीख को इनकी सूचरिंग हुई, स्टिचिंग हुई, सर ने अगले दिन हमें डिस्चार्ज किया। बस सर ने हमें ड्रेसिंग के लिए बुला लिया, तो 2 ड्रेसिंग इनकी हो गई। 22 को हमने एक ड्रेसिंग करवाई, 25 को इनके सारे टाँके खुल गए हैं, और अब इनका जो मतलब ये एरिया बिल्कुल हेल्दी हो चुका है। आज भी इनकी ड्रेसिंग करी है मैंने। अब सर ने 30 तारीख को बुलाया है, और 30 तारीख को मतलब सर बस एक बार फाइनल चेक करेंगे, और फाइनली वैसे तो ये वुंड काफ़ी हील हो चुका है, काफ़ी हेल्दी हो चुका है। और सर ने जब इसमें स्टिच किया था एक ड्रेन भी डाली थी, ताकि कोई फ्लूइड कलेक्शन अंदर ना रहे। 12 दिन के स्टे के बाद भी उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उनका ये कहना था कि बाई चांस अगर कुछ निकलता भी है तो वो ड्रेन के थ्रू निकल जाएगा, उसकी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने डाली क्योंकि वो क्वालिटी दिखाता है एक एक्सपीरियंस सर्जन की। ठीक है। दूसरी चीज, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है खासकर खटीमा वालों के लिए। ठीक है। खटीमा, अब हम उस बनबसा, टनकपुर, अब हम सब उस जो भी हॉस्पिटल का हैं। नाम बताते हैं। उस हॉस्पिटल का नाम है राम मूर्ति हॉस्पिटल भोजीपुरा, जो सबसे फेमस है खटीमा। कोई भी एक्सीडेंट हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, ईसीएचएस हो, क्योंकि आर्मी एरिया है पूरा, उत्तराखंड पूरा आर्मी फैमिलीज का होता है। पिथौरागढ़ से वहां पर लोग आते हैं, मैक्सिमम वहां पर लोग जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रहा है, कैसा ये रीजन क्या है ये मतलब ये हम लापरवाही का। कंफर्म नहीं बोल सकते, बट जो बट जो हमारा मेरा ओपिनियन है मेरा वो हम मेरा बता रहे हैं। मेरी एक ओपिनियन है जो। इंटेंशन है जो कि सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट जो मुझे लगता है, देखिए खटीमा वाले कहाँ जाते हैं, भोजीपुरा राम मूर्ति। ठीक है। अब जाके रुद्रपुर मेडिसिटी खुला है जो काफी लोग जाने लगे हैं। ठीक है। भोजीपुरा जो भी जाता है, अगर कोई भी केस खराब होता है वो दोबारा कहाँ जाता है, वो भोजीपुरा ही जाता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिस जिस डॉक्टर ने आपका केस खराब हुआ होगा, किया होगा, या उससे हुआ होगा, आप वहीं पर जाओगे, दोबारा कहीं कहीं और जाके रिस्क नहीं लोगे। ठीक है। उनको पता है वापस रिटर्न यहीं पे आना है। हम दिल्ली में रहते हैं इसलिए हम यहाँ पर आए। 99 या 95% केस ऐसे हैं जो रेगुलर वहाँ के चक्कर काटते हैं। ये चीज़ हमें पता लगी है। मेरे जब ये केस खराब हुआ, लोगों को पता लगा, मैं रीएडमिट हुआ हूँ, तब लोगों ने, सबने अपने अपने, चाहे रिलेटिव हो कोई भी, क्योंकि पहले कोई भी नहीं बोलता है कि अरे यार वहाँ के लेके चले गए, वहाँ पे तो केस खराब होते हैं। बट कुछ कुछ लोगों ने बताया था जो मेडिकल लाइन में है, तो उन्होंने बताया था केस खराब और होते हैं। तो होता है लापरवाही है, ऑब्वियस सी बात है, लापरवाही लापरवाही है, तो है। बिल्कुल क्लियर लापरवाही है। प्लस जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि वो एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में जो सीनियर कंसल्टेंट होते हैं वो काफ़ी कम आते हैं। जो पीजी वाले होते हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं, वही सारे पेशेंट को देखते हैं। अब जो पेशेंट, जो लोग गांव से आए होते हैं, जो लोग को कोई नॉलेज नहीं होती है, उन लोगों को लगता है हाँ भाई इसने वाइट कोट डाला है तो यही डॉक्टर है। बट वहाँ पे मैक्सिमम लोग पीजी वाले हैं, एमडी कर रहे हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इंटर्नशिप जो भी है, वही लोग होते हैं। वही लोग सारा आपका ट्रीटमेंट फाइल वगैरह करते हैं। हालांकि इनका जो ओटी हुआ है वो तो सर्जन ने किया है, लेकिन बाकी टाइम
जो घूमते हैं, क्योंकि उनको भी पता लग गया था कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ प्लस हमें नॉलेज है, तो इसलिए वो थोड़ा सा वो हो गए बट थे। गाइस एक चीज रहती है, अगर आपका, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, राम मूर्ति आपको जाना है तो आपका यहाँ पे बहुत अच्छा लिंक हो वहाँ पर, ठीक है, या आपको आप मेडिकल या की मेडिकल की नॉलेज हो। नॉलेज हो, ठीक है, तभी आप जाइए। अदरवाइज अगर आप जा रहे हैं आप सिर्फ चक्कर काटेंगे, लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका टाइम, पैसा और आपका जो एक मेंटल पीस होता है वो सारा कुछ जाएगा। इवन मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मैंने राम मूर्ति में उस सर्जन से भी बात की जब मैं दोबारा कॉल दोबारा एडमिट करके। हुआ, तो उनका सिर्फ इतना कहना था और इतनी लाइटली उन्होंने ये बात की कि मैंने आपके लिए बेस्ट पॉसिबल किया, मैंने एम्स से ट्रेनिंग की है, ये वो जो भी था, मैंने उनको सिर्फ इतना बोलने के लिए वो तो कॉल किया बस था कि सर कन्विंस आपने, कर रहे थे। वो सिर्फ कन्विंस कर रहे थे, मैंने सिर्फ इतना बोला, सर आपको क्या इतना नॉर्मल लगा था कि आपने मुझे 20th को ऑपरेट करके 22nd को डिस्चार्ज कर दिया 11 स्टूचर के साथ। तो बस गाइस, ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस यही है कि जो भी लोग राम मूर्ति जाते हैं थोड़ा सा सतर्क रहिए। हॉस्पिटल देखिए कोई हाँ, बुरा नहीं होता है, बट वहाँ अपनों के के लिए ऐसा नहीं है कि सारे केस खराब होते हैं या सारे डॉक्टर एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। आपको कंसर्न रहना हाँ, जरूरी है। सारे डॉक्टर एक से नहीं होते। वो डॉक्टर भी अच्छे थे, ऐसा नहीं है वो डॉक्टर खराब थे, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही तो हुई है। हम दोनों का कंसर्न ये है कि जो चीज़ें हमने फेस करी आगे चल के कोई और फेस ना करे। तो आप लोग अगर राम मूर्ति जाते हैं थोड़ा सा सतर्क रहिए, बस इतना ही हमारा कंसर्न है और कुछ नहीं। बाकी भगवान की कृपा से अभी ये बिल्कुल ठीक है। आप लोग के लिए यही वीडियो हम लोग को बनानी थी। तो आप लोग भी, अगर आप लोग के साथ भी किसी के साथ ऐसा हुआ है तो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट जरूर बॉक्स में हम बताइए। लोग को अपनी बात बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो भी लोग इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं हमारी बात को, समझें और आगे सतर्क रहें। थैंक यू। एक चीज़ हम लोगों से मिस हो गई थी बताना कि जब मुझे दोबारा एडमिट हुआ था तो यहाँ पर पेन उठा था 3-4 दिन बाद, जिसका हमने सीटी कराया, HR सीटी हुआ, तो मुझे पता लगा कि मेरा यहाँ पे की फ्रंट की एक रिब्स टूटी हुई है प्रॉपर और एक रिब्स पे फ्रैक्चर था, तो धीरे धीरे जुड़ने भी लगी है, जो चीज़ हमें राम मूर्ति हॉस्पिटल में नहीं पता लगी थी। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ट्रीटमेंट में आपने ट्रीटमेंट कर दिया, सब कुछ किया, बट आप वो डायग्नोस ही नहीं कर पाए कि एक रिब्स भी फ्रैक्चर है, तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था।